बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना हम रोबन पैथो के फोर्थ लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 को मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो में पहले मैंने मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें जो एग्ज़ाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने अपलोड कर दी हैं। अभी जो है ना इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है रिवर्सिबल सेल इंजरी वाला टॉपिक, उसके ऊपर हम आते हैं। फिर हम सारा बुक से इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। जो मोटी बातें हैं वो साथ लिख लें आप, जो कि आपके काम है। अच्छा, रिवर्सिबल सेल इंजरी वो स्टेज है जिसके ऊपर मॉर्फोलॉजिकल फंक्शन जो है ना वो हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक दफ़ा इंजरी हुई है ना वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब कि सेल अपने मॉर्फोलॉजिकल जो फंक्शंस है ना उनको रिवर्स कर सकता है। उस इंजरी को हम रिवर्सिबल इंजरी कहते हैं। आफ्टर इंजूरियस स्टिमुलस इज़ रिमूव्ड, जो ही हम वो जो चीज़ उसे इंजरी कर रही है उस चीज़ को हम निकाल बाहर करें। ठीक है, ये आपने कंडीशन लिखनी है। आफ्टर इंजूरियस स्टिमुलस इज़ रिमूव्ड, ठीक है, उसको जो हम रिमूव करेंगे तो सेल अपनी मॉर्फोलॉजिकल फंक्शन को दोबारा अटेन करेगा। इस स्टेज को हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। पैथोजेनेसिस क्या है? देखो हमारे पास जो है ना पैथोजेनेसिस को अगर जब चलो यहाँ पे हेडिंग दे ही देता हूँ। अगर हमें रिवर्सिबल सेल इंजरी है ना, सपोज करके हाइपोक्सिया जो है ना, जो ही हम ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल देंगे ना तो सेल वो वापस आना शुरू हो जाएगा फंक्शन में। अच्छा, हाइपोक्सिया की वजह से क्या हुआ था? एस्कीमिया हुआ था। ठीक है, अब इस्कीमिया में क्या था? ये हमारे पास इसको मैं इस पॉइंटर से लेता हूँ। ये हमारे पास था सेल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये पड़ा हुआ जी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो अपने वो साइकिल नहीं चला पाएगा, तो हमारे पास एटीपी भी नहीं प्रोड्यूस्ड होगी। ओके हो गया। डिक्रीज इन ऑक्सीजन माइटो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यार, जिसको बायोकेमिस्ट्री अब आती है तो वो इसको ग्रैब करेगा कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है ना वो नहीं होगी। एटीपी का नंबर जो सेल के अंदर कम हो जाएगा। ठीक है, अब एटीपी का नंबर कम हो गया तो यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप जो होता है ना, ठीक है, जो एटीपी यही जो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया ने बनानी थी वो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप लेते हैं ना अपनी वो हीमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। क्या करता है? 3 सोडियम को बाहर 2 पोटाशियम को अंदर, मतलब 3 सोडियम बाहर करता था 2 पोटाशियम अंदर करता था ताकि वो मेंटेन हो सके कंसंट्रेशन। वो नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे पास अंदर वाला सोडियम बाहर नहीं जा रहा, एटीपी नहीं चल रहा पंप, तो सोडियम 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 अंदर ज़्यादा हो गया। मैं कह सकता हूँ कि सोडियम जो है ना वो इनसाइड सेल जो है ना वो इंक्रीज हो गया। अब सोडियम किस पार्ट का हिस्सा है? नमक का, NaCl का ना। तो जहाँ पे मैंने कहा था नमक होगा वहाँ पे ही पानी ने जाना है। तो अगर सोडियम ज़्यादा है तो बाहर से पानी अंदर, बाहर से पानी अंदर, बाहर से पानी अंदर अंदर, क्या होगा? सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड में कह दूँ तो आपको सेलुलर स्वेलिंग होगी। और वो जो अब ये इतना सेल था तो ये सेल इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, पफी सा एक सेल हो जाएगा। लेकिन ये अब इसकी जो सेलुलर इन्फ्लाम स्वेलिंग है ना, ये फर्स्ट साइन है किसका? रिवर्सिबल इंजरी का। ये स्वेलिंग अगर हम पानी निकाल दें तो सेल अपनी नॉर्मल साइड पे यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग को मैं कह सकता हूँ कि ये सर है फर्स्ट साइन है किसका? रिवर्सिबल सेल इंजरी का जो है ना ये फर्स्ट साइन है। ठीक है, अब इसके अंदर सेलुलर स्वेलिंग को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव करके जल्दी से आपको बता दूँ तो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन हमारे पास क्या आई है यार? फर्स्ट मैनिफेस्टेशन तो आप कह देंगे सर हमारे पास आई है सेलुलर स्वेलिंग आई है। ठीक है, मतलब जो ही अब देखो सेल स्वेल करेगा तो इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है ऑर्गेनेलीज जितनी भी हैं वो भी स्वेलिंग करेंगी। तो आप सेलुलर स्वेलिंग अलॉन्ग विद आप कह लें कि ऑर्गेनेलीज जो है ना वो भी साथ इन्वॉल्व है। ज़ाहिर बात है जहाँ फूल वहाँ कांटे, तो ऑर्गेनेलीज तो पड़ी हुई हैं तो उनको भी साथ अफेक्ट करना है। सेलुलर स्वेलिंग के अंदर जो मोस्ट ने बुक के अंदर लिखा है ना, एक तो हमारे पास जो काम नहीं कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद भी स्वेल हो जाएगा। यार इसकी भी इनका आज ही ख़त्म होनी है। एनीवेज इससे यार गुजारा कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना उसकी एक तो स्वेलिंग हो जानी है। नंबर 2 पे हमारे पास होता है एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम। इन दोनों की जो है ना वो स्वेलिंग हो जानी है। अब क्या है हमारे पास कंडीशन क्या क्या आ रही है? अगर मैं इन सिंपल वर्ड लिखूं यहाँ एक चार्ट के फॉर्म में, तो हमारे पास टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा। नंबर 2 पे साइज़ प्लस वेट वो इंक्रीज हो जाएगा। ये बुक की सारी लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा उस सेल की हुई शेप के ऊपर दिखने में कैसा नज़र आएगा, पेलर, ठीक है, पेलर सेल पिलपलाहट वाला, ठीक। इसके अलावा जो हमारे पास है ना पेलर सेल की होने की वजह क्या है, देखो ये सेल था ना, ठीक है, ये कैपिलरीज जा रही थी। अब अगर यही सेल अपना साइज इतना कर लिया तो कैपिलरी को क्या करता है, कंजेस्ट कर दिया ना। तो पेलर सेल होने की बड़ी वजह क्या है, कैपिलरीज कंजेशन। और ये एमसीक्यूज मैंने देखा हुआ है यूनिवर्सिटी में कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ पेलर सेल या कैपिलरीज की कंजेशन की वजह से जो है ना क्या होता है। तो आपने कहना पेलर सेल या फिर पेलर की वजह से कैपिलरीज कंजेशन होती है। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बुक के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये सारे का सारा हमारे पास आ जाएगा। अब नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं किसकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिनैकुलम की। तो जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिनैकुलम है ना, इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो राइबोसोम्स हैं वो क्या कर रहे थे, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे थे, ठीक है। अब वो प्रोटीन पहले क्या थी, प्राइमरी थी, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटीन, फिर हमारे पास टर्शरी प्रोटीन, ऐसी बात है ना। तो अब जो ही वो राइबोसोम की ही स्वेलिंग होगी तो ये सारे स्टेप क्या होंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो सेल जो है ना वो प्रोटीन खुद नहीं बना रहा, तो अपने दूसरे ऑर्गेनाइज को खाने के लिए अपॉप्टोसिस वगैरह के अमल को करेगा, ठीक है। नंबर 3 में हमारे पास आ जाता है जो प्रोटीन बनी हुई है वो भी डी नेचर्ड हो जाएंगी, ठीक है। डी नेचर्ड हमारे पास प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ये है मैनिफेस्टेशन है सारी की रिवर्सिबल सेल इंजरी की, जिसके अंदर जो है ना अगर आप वो साइटोप्लाज्म को देखेंगे ना तो वो हमारे पास किस तरह होगा, ईओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। बस एक कहानी, ये बात आपने याद, ईओफिलिक साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो आपको दिखेगा। राइबोसोम जो होते हैं ना वो क्या करेंगे, डीटैच हो जाएंगे। पोलीसोम्स जो हमारे पास बने हुए थे वो मोनोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो मल्टीपल चेंज थी वो सिंगल वाले के अंदर वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। इन शॉर्ट वर्ड्स न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस जो होता है ना वो क्लम्पिंग हो जाएगी क्रोमेटिन की, ठीक है। ये एक एमसीक्यूज था, न्यूक्लियस की जो है ना वो क्लम्पिंग हो जाएगी, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन, जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल है उसकी क्लम्पिंग हो जाएगी। क्लम्पिंग किस केस में, रिवर्सिबल सेल इंजरी में। ये आया था रिवर्सिबल सेल इंजरी विच वन इज ट्रू, तो आपने ये इसका ऑप्शन ये था क्लम्पिंग ऑफ द क्रोमेटिन जो होता है ना रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर होता है। अच्छा, अब यही जो है ना अगर ये चीज़ें अगर हमें इस वो इरिवर्सिबल कंडीशन में लेके जाएं तो हमारे पास क्या क्या न्यूक्लियस के ऊपर चेंज जाएंगी, ठीक है। अगर हमने कहा ना क्लम्पिंग जो है ना वो रिवर्सिबल में होती है, लेकिन किन कंडीशन में इरिवर्सिबल अगर हमारे पास इंजरी हो जाए तो उसके लिए मैं यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ। एक तो हमारे पास होता है न्यूक्लियोपेग्नोसिस जिसको हम एनपी कहते हैं। नंबर 2 पे कैरियोकाइनोसिस हो गया और हमारे पास कैरियोलाइसिस, ठीक है। अगर कैरियोकाइनेसिस और कैरियोलाइसिस अगर ये 3 वर्ड आपने देख लेने एमसीक्यूज के अंदर तो आपने इरिवर्सिबल के ऊपर जाना है। अगर आपने क्लम्पिंग देख लेनी है तो फिर आपने रिवर्सिबल पे जाना है। ये इरिवर्सिबल, ये वाला क्लम्पिंग वाला रिवर्सिबल के अंदर, ये एमसीक्यूज पक्का ही लगना है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा जो आपको बात वहाँ पे दिखने को मिलेगी ना बुक के अंदर वो एक है ब्लबिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। रिवर्सिबल सेल इंजरी की ही हम बात आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एमसीक्यूज मैंने बता दिया, ये आप प्लीज़ गलत मत कीजिएगा कभी भी। जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसकी हमारे पास हो जाती है एक तो वो इंटैक्ट हो जाती है, नंबर 2 पे उसकी ब्लबिंग हो जाती है। ब्लबिंग मतलब छोटे छोटे ना ब्लेब्स बन जाते हैं। यूं करके आप सेल मेम्ब्रेन देखेंगे तो यूं करके ब्लबिंग आपको नज़र आएगी। एक बात ये होगी। उसके अलावा हमारे पास 7वां पॉइंट आ जाता है माइलन फिगर फॉर्मेशन, MYLELIN माइलन फिगर, स्पेलिंग यार आप खुद ही अब कर लीजिएगा। माइलन फिगर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, कंपोनेंट माइलन क्या है, बेसिकली कंपोनेंट है फास्फोलिपिड्स के, फास्फोलिपिड्स के जो है ना ये कंपोनेंट्स हैं जो कि कहाँ से डिसोसिएट होते हैं। देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स होती है ना, ठीक है। तो वहाँ से डिसोसिएटेड
फ्राम सेल मेम्ब्रेन। जो ही सेल की इंजरी होती है तो सेल मेम्ब्रेन डिसोसिएट होना शुरू हो जाती है। एक तो ब्लबिंग होगी ना, ठीक है, दूसरे नंबर पर उसकी जो डिसोसिएशन होती है उसकी वजह से क्या होता है, ये फास्फोलिपिड टूटते हैं और क्या करते हैं, कम्स इनटू साइटोप्लाज्म। सिंपल हो गया। अब साइटोप्लाज्म में आके रोलिंग की फॉर्म में पड़े होते हैं, ठीक है, इन रोलिंग फॉर्म। ये बुक के अंदर लिखी हुई है रोलिंग फार्म, एक टर्मिनोलॉजी। तो यूं साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर रोलिंग फार्म के अंदर आपको छोटे छोटे ये माइलर फिगर्स इस तरह करके नज़र आएंगे। ये होते हैं माइलर फिगर, इसके बारे में भी पूछा जाता है। अब अगर मैं फैटी चेंजेस की बात करूँ, यहाँ तक अगर समझ आ गई है तो हम आगे चलें। प्लीज़ कमेंट में बताते रहा करें कि क्या क्या मुझे चेंजेस करनी चाहिए। फैटी चेंजेस, अच्छा, फैटी चेंजेस में क्या होता है, जो फैट वैक्यूल्स जो है ना वो उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। फैट्स वैक्यूल्स, इसकी जो है ना वो फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। जो ही फैट हो गया, फैट क्या होता है, THGs और ग्लिसरॉल होते हैं, तो THGs जो है ना ट्राइसाइल ग्लिसरॉल फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि लीवर फैट मेटाबोलाइजेशन के अंदर आ जाता है सारी का सारा, ठीक है। ये थी इम्पोर्टेंट बातें। अब अगर मैं 9th पॉइंट लिखूँ ना तो सिंपल मैं बता देता हूँ, डिस्टॉर्टेशन ऑफ माइक्रोविलाई ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन की माइक्रोविलाई है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। अब अगर 10th पॉइंट में लिख दूँ तो लूज इंट्रा सेलुलर अटैचमेंट, मतलब हर चीज़ जो होती है ना वो अपनी जो सख्ती है वो खो सकती है। नंबर 11 पे जहाँ पे आपको इंजरी होती है वहाँ पे रेड रेड नज़र आ रही होती है कोई चीज़, तो आप कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म जो है ना वो भी अपनी शो करता है रेडनेस। एक बात है, साइटोप्लाज्म रेडनेस, लूज इंट्रासेलुलर अटैचमेंट, डिस्टॉर्टेशन ऑफ माइक्रोविलाई। उससे ऊपर हमने फैटी चेंजेस देखी। फैटी चेंजेस से ऊपर जो है माइलन फिगर्स को देख लिया सारे का सारे को। माइलन फिगर से ऊपर जाएँ तो मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस है, क्रोमेटन की अगर क्लम्पिंग होगी तो वो रिवर्सिबल होगी। अगर वो न्यूक्लियो पैग्नोसिस, कैरियोकाइनेसिस और कैरियोलाइसिस का लफा जाएगा तो इरिवर्सिबल इंजरी होगी। उससे ऊपर हम गए राइबोसोम, पोलीसोम, मोनोसोम के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। नेक्स्ट अगर हम डीनेचर्ड प्रोटीन जो थी वो इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म शो कर रही थी। उससे ऊपर गए हम तो सेलुलर की स्वेलिंग हो रही थी, ठीक है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। और फिर मैंने एक बताया था कि पेलर सेल नज़र आएंगे। वजह क्या थी, जो यहाँ पे कैपिलरीज थी ना उनकी जो है ना वो सेल बड़ा होने की वजह से कंजेशन हो गई थी, जिसकी वजह से सेल पेल हो गया था। ये MCQ मैंने आपको अभी तक बता दिए। अब थोड़ी सी ना मैं रेडनेस ऑफ दिस साइटोप्लाज्म के ऊपर जो है ना मैंने कहा ना रेडनेस ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके बारे में आपको जो पता होनी चाहिए बातें जो आप लिख सकें वो देख लें। उस बस ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करके हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, क्या होता है रेडनेस ऑफ साइटोप्लाज्म, ये रेडनेस होगी ना यार, ये तो अभी मैं इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह इसके अंदर दोबारा से इंक रीफिल करता हूँ, पता नहीं क्या मसला है इनको। ड्यू टू डीनेचर्ड प्रोटीन एक तो होगा, नंबर 2 पे जो है ना राइबोसोम्स, इनकी वजह से होगा। रेडनेस क्यों 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 होगी, जो प्रोटीन डीनेचर हुई थी ना जिसकी वजह से सेल इओसिनोफिलिक नज़र आ रहा था, तो आप कहते हैं कि सर एक तो डीनेचर्ड प्रोटीन की वजह से सेल रेडनेस आ गई है। नंबर 2 पे जो राइबोसोम्स है ना, ठीक है, उसका जो था RNA बेजोफिलिक था, मगर ये अब लास्ट हो गया, ठीक है। मतलब राइबोसोम्स का जो RNA था ना, हमने कहा कि कोई प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं हो रही, तो ये एक्चुअल में राइबोसोम का RNA कैसा होता है, बेजोफिलिक। लेकिन जो ही ये सेल की इंजरी हुई ये लास्ट हो गया, तो बाकी क्या रह गया, इओसिनोफिलिक रेडिश एरिया। तो आप कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म इज नाउ इओसिनोफिलिक, ठीक है। ये बात आपको अब पता चल गई है साइटोप्लाज्म के रेड होने की वजह, एक तो प्रोटीन हो गया, दूसरा राइबोसोम। अच्छा, अभी जो अगर मैं आपको हलवा बना के दूं तो मतलब बताना कमेंट सेक्शन में कैसा बना है। अब अगर सेल इंजरी में से आपका कोई MCQ गलत हुआ तो प्लीज़ अपने आप को ही जो है ना वो तू मेरा पुत्र छुट्टी कर बस, ठीक है।
अगर आप क्लम्पिंग का लफ्ज़ आ जाए, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियस, तो आपने क्या लिखना है बताते जाओ, मुझे कमेंट में लाजमी बताना इसका क्वेश्चन जवाब, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। क्लम्पिंग जहाँ पे देखनी है आपने, वहाँ पे आपने रिवर्सिबल सेल इंजरी का टिक करना है, रिवर्सिबल सेल इंजरी। देखें ये FCPS के अंदर भी MCQs लगे हुए हैं, मैंने खुद देखे हैं, मेरी सिस्टर की बुक थी, मैंने देखे हुए उसके अंदर। अगर सेल पेलर होगा तो उसकी वजह क्या थी, कंजेशन ऑफ कैपिलरीज थी, ठीक है, कैपिलरीज की कंजेशन थी। अगर सेल इयोसिनोफिलिक, स्पेलिंग खुद ही देख लीजिएगा, रेडर होगा, इयोसिनोफिलिक रेडर होगा, तो वजह क्या थी, डीनेचर्ड प्रोटीन थी। नंबर 2 पे जो RNA था ना, वो यो बेजोफिलिक था, लेकिन वो ख़त्म हो गया तो इयोसिनोफिल, डीनेचर्ड प्रोटीन हो गया, जो कि ईजिली बाइंड कर जाती है इयोसिनोफिल्स के साथ। बस ये इतनी बात आपने बता देनी। अगर माइलन फिगर का पूछने, व्हाट आर माइलन फिगर, बोलो, वो बोले तो सही ना यार, क्या था माइलन फिगर, मैंने कहा था जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक तो मैंने ब्लबिंग बताई थी सेल मेम्ब्रेन की, उसके बाद मैंने उससे बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट बताया कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसकी डिस्टॉर्टेशन हो सकती है, तो उसके अंदर जो फास्फोलिपिड कंपोनेंट है ना, वो कंजेशन शुरू कर देते हैं। फास्फोलिपिड जो कंपोनेंट है सारे के सारे, वो मैंने दिखाए थे यूं यूं करके, जो ये उसको हम माइलन फिगर का नाम दे रहे हैं। तो ये था ऑल अबाउट रिवर्सिबल सेल इंजरी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो कमेंट सेक्शन में बता सकते। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।